हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू एडू पार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। सबसे पहले देखें यहाँ पे संसद होता क्या है। संसद किसी भी देश का विधायी संस्था है जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखा जाता है और जनता की समस्याओं पर चर्चा की जाती है, बहस की जाती है। संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन-कौन से होते हैं? राज्यसभा, जिसको कि उच्च सदन भी कहते हैं, लोकसभा, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा या निम्न सदन, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, और राष्ट्रपति। देखिए, तीनों का किसी भी कानून को बनने में तीनों का महत्वपूर्ण अंग है। इनसे पास होना चाहिए, इससे पास होना चाहिए, राष्ट्रपति का एसेंट भी मिलना चाहिए, इनकी भी सहमति होनी चाहिए। कोई किसी बिल पे जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाता है तब तक वो बिल ही बना रहता है, वो तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते हैं। कानून का निर्माण देखिए, हम लोग देख लिए कि जब तक राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा नहीं होगा उस चीज पे, वहां के सदस्यों से सहमति नहीं मिलेगी, तो वो कानून नहीं बनेगा। मतलब कानून बनाने के मुख्य कार्य में हम देख लिए क्या, संसद ही कानून बनाती है। संसद का मुख्य कार्य में क्या हो गया, कानून बनाना, उसमें संशोधन करना, केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखना और क्या है, बजट पारित करना, ये सब इनका काम है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। आर्टिकल 80 में बात की गई है राज्यसभा की। आर्टिकल 81 में बात किया गया है लोकसभा का। राष्ट्रपति का आप लोग को पता है, ये है आर्टिकल 52 में बात किया गया है प्रेसिडेंट का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि टॉपिक हम लोग देखें, संसद तथा कानूनों का निर्माण। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। जैसे हम लोग को पता है, हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखें, कानून का निर्माण प्रक्रिया जो है या किसी चीज का निर्णय का प्रक्रिया जो है, उसमें सहभागी कौन होगा। लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति का क्या महत्व है, जिसे विचारों को इसमें देखेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। किसकी व्यवस्था का निर्माण करते हैं? लोकतांत्रिक, लोगों का शासन। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन कहते हैं लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। किसके रूप में? लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति किसे मिलती है? संसद के रूप में। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। देखिए, संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद क्या है? संविधान का केंद्रीय तत्व है। केंद्रीय तत्व है संसद। क्या है? संविधान का केंद्रीय तत्व है और भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। देखिए, ये जो गोल वाला देख रहे हैं, ये पुराना संसद है। ये क्या है? पुराना संसद। ये वर्तमान में जो बना हुआ है, ये नया संसद है। ये नया
संसद भवन है। पहले गोलाकार था, अब ये त्रिभुजाकार बना हुआ है। अलग-अलग इसी ये देख लीजिए। ये अंदर में भवनें हैं। चलिए देखते हैं। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। किससे? किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। देखिए याद रखिए, पूरे देश की जनता या यहाँ पे लाइन है जो आपको ध्यान में रखना है। पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों ने हिस्सेदारी की थी। तरह-तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। वे किस चीज़ से प्रेरित थे? स्वतंत्रता से प्रेरित थे, समानता मिलेगी इससे प्रेरित थे और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के जो विचार उनके मन में डाला गया था, उससे प्रेरित थे और इस वजह से वे आज़ादी की लड़ाई में पूर्ण रूपेण सम्मिलित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग किससे भयभीत थे? ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। मारा जाता था, पीटा जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था, देश से निर्वासित कर दिया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और आपको याद होगा कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। कौन कौन के थे? एओ ह्यूम के द्वारा गठन किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधायिका में कौन सदस्य होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा, जो बजट है उस पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसको याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको क्या कहते हैं? दूसरा नाम कहते हैं 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। इसी में जो है पृथक निर्वाचक मंडल की पहली बार चर्चा की गई थी या दी गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल दी गई थी किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों के लिए। हालांकि इसमें से 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसमें अन्य धर्मों को भी शामिल कर दिया। सिख के लिए भी दे दिया गया था, बुद्ध के लिए भी दे दिया गया था। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो देखिए क्या करा है, सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, सब लोगों की भागीदारी नहीं थी। इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग ही इस निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, जो संपत्ति धारक हों, टैक्स पेयर हों या शिक्षित हों। आम लोगों की इसमें कोई भागीदारी
नहीं थी। देखिए, ये एक चित्र है जिसमें बाबा देख रहे हैं, बटन दबाएँ, वोट डालें। ये पहले हम लोग सब जानते हैं क्या कि पहले जो है चुनाव हुआ करता था बैलेट पेपर से। पहले चुनाव किस चीज़ से हुआ करता था? बैलेट पेपर से। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोग 12th में देखेंगे, 12th के पॉलिटी में देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से चुनाव प्रक्रिया करवाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए, बैलेट पेपर बॉक्स के बाद लाया गया क्या? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बाबा वही देख रहे हैं कि बटन दबावे, वोट डाले, तो बटन कैसे दबावे? क्या है? एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। देखिए, 2004 के आम चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। एकदम लाइन याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। 8,000 टन क्या बनाना? कागज बनाना पड़ता। ये तो हो गया कि पर्यावरण से संबंधित। दूसरा एक लेंदी प्रक्रिया भी थी काउंटिंग को लेकर के। देखिए, तरह-तरह की बातें उठती है, उस पे उतना लेन-देन में नहीं जाएँगे। कहता है कि नहीं हैक हो जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ का प्रोस एंड कॉन्सेस होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव हर चीज़ का होता है। वो ईवीएम के साथ में भी जोड़ के देखा जा रहा है। बैलेट पेपर के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा था। देखिए, समय के साथ और क्या है, लेकिन अभी भी जो बड़े लोकतंत्र हैं, वहाँ भी बैलेट पेपर पे ही वोटिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन उठाना बड़ी बात नहीं है, उसका समाधान देना वो बड़ी बात है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह-तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। देखिए, इस लाइन को याद रखिए, क्या कर रहा है? औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह-तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। यही अनुभव, यही स्वतंत्रता संघर्ष, यही फैसला के कारण जिसमें सब लोगों ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया, उनको ये विश्वास हो गया कि नहीं भाई, सब अपना-अपना फैसला ले सकता है। इस वजह से जो भी व्यक्ति एक सर्टेन आयु प्राप्त कर चुका है या पूरा कर चुका है, वो अच्छा-बुरा समझ सकता है और वोट डालने के काबिल है। इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया। जो व्यक्ति आयु के आधार पे जो व्यक्ति 21 वर्ष पूरा कर चुका है, उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया, वोटिंग राइट दिया गया। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और माँगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और माँगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने सपनों, आज़ादी की सपना जो देखी गई थी, आकांक्षा हम स्वतंत्र होंगे, समान होंगे, ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले जो 21 वर्ष का व्यक्ति था, वो वोट डाल सकता था। वो चाहे उसके पास संपत्ति हो, ना हो, टैक्स पेयर हो, ना हो, शिक्षित हो, ना हो। तो मतलब सब जो व्यक्ति 21 का उम्र पार कर चुका है, उसको वोट देने का अधिकार होगा। बाद में इसको 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत के घटा के कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। इसका हम लोग चर्चा कर चुके थे। किस सिद्धांत को अपनाया?
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। एकदम फैक्ट, इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट वगैरह सब में, और बीपीएससी में भी पूछा गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। लोग और उनके प्रतिनिधि। प्रतिनिधि देखिए, हम लोग देख चुके हैं कक्षा 6 में कि हमारे यहाँ डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या इसको इसी को कहते हैं प्रतिनिधिक लोकतंत्र। हम लोग उस कक्षा 6 में क्लास के मॉनिटर को लेकर के चर्चा किए हुए थे। जिस तरह से हर क्लास के हर सेक्शन से एक-एक मॉनिटर को चुना जाता है, जो मॉनिटर क्लास का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही हमारे देश को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वो ही जाकर के विधानसभा, लोकसभा में लोगों के लिए कानून बनाते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। जब तक लोग अपना निर्णय नहीं देंगे, लोग चुनेंगे नहीं, तब तक जो लोकतांत्रिक सरकार है, उसका गठन नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। ग्रीस के जैसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, जहाँ समाज के हर तबके के लोग खुद से जाकर के निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हों। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। क्या कर रही है यहाँ पे, फिर से इसे चलते हैं। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। व्यक्ति कैसे सरकार को मंजूरी देता है? तो उसका तरीका क्या है? चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद के लिए ही नहीं, विधानसभा के लिए भी करते हैं। ये चीज़ हम लोग पीछे देखे थे, राज्य शासन कैसे काम करता है में। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, जिसको कि लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, में से एक समूह सरकार बनाता है। एक समूह क्या बनाता है? सरकार बनाता है। जिनको ज़्यादा विधायक या संसद की सपोर्ट होती है, या जिनको ज़्यादा विधायक और संसद का सपोर्ट होता है, वही सरकार बनाता है। विधायक यानी कि राज्य में विधायक, और अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ तो मूलतः हम लोग केंद्र की बात कर रहे हैं, तो केंद्र में संसद, जिनके पास ज़्यादा संसद रहता है, वही सरकार बनाते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। याद रखिएगा, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। संसद किसको कहते हैं? जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। क्या करती है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को संसद कहा जाता है, और संसद सरकार को नियंत्रित करती है और सरकार का मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लोग ही। तो ये क्या है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। यहाँ सरकार कौन बना रही है? लोग बना रही है। सरकार कौन बना रही है? लोग बना रही है। और उस पर नियंत्रण रखते कौन?
तो लोग ही सरकार बनाते हैं और लोग ही सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं, लोग ही सरकार बनाते हैं और उस सरकार पर नियंत्रण रखते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। किसके द्वारा? कि कौन रखते हैं? लोग ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे दुर्गम इलाका में जा रहा है ईवीएम मशीन लेकर के वोटिंग करवाने के लिए। चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस फोटो से देख रहे हैं चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों का मौलिक अधिकार, लोगों का और जो भी अधिकार है, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, इसके लिए इतना दुर्गम क्षेत्र पे इतना कड़ी मेहनत करके नहीं भेजा जाएगा। ये है, इस स्वास्थ्य वाले में हम बोले थे कि जब आप लोगों से जो है वोट ले सकते हैं, तो उनके चोट पे मरहम लगाने का भी काम आपका ही है। और देखिए लाइन क्या कर रहा है, लोग ही सरकार बनाते हैं, मतलब पावर किस में है? लोग में है। और उस दिन हम कहे थे कि लोग में पावर रहने के बावजूद भी लोग हनुमान जी बन चुके हैं और लोगों को ये कौन बतावे कि पावर तुम्हारे में ही है। और लोग माए बाप करते हुए संसद विधायक के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि नहीं भाई, ये ऐसा कोई दैव मानुष है, अगर ये कुछ इधर उधर कर दिया तो हमारा जो है ना संसार उजड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए समाज में जो है ना चाटुकार भर चुके हैं। एक समय पे था क्या कि हमारा देश औपनिवेशिक किसी विदेशी का औपनिवेशिक था और आज हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ चेहरा का रंग बदला है, बाकी मानसिकता सारा का सारा वही है। औपनिवेशिक मानसिक शासन में जिस तरह से हम लोग नहीं थे, उससे बदतर स्थिति में आज है हमारा समाज। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। हम लोग देख चुके हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों में वो पंचायत का हो, राज्यसभा का हो, तो लगभग नहीं पंचायत का हो, राज्य विधानसभा का हो, लगभग वैसा ही चुनाव संसद में लोकसभा का भी होता है। राज्यसभा का तो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। वो राज्यों के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो चुनते हैं। तो लोकसभा का चुनाव इसमें देखेंगे। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर से दोहरा लें। देखिए, इसमें दिया गया अभ्यास विधायक कौन होता है, विधायक कौन होता है देखें, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वह विधायक होते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्ट लोगों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। बताइए निर्वाचन क्षेत्र वही ना हुआ जैसे कि हम बताए हुए थे कि राज्य के विभिन्न क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर, मतलब अगर उस राज्य के क्षेत्र को, निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जाएगा तो सब निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या होना चाहिए। प्रतिनिधित्व की बात करें, उस क्षेत्र से कोई एक व्यक्ति, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति वोट जीत करके आएगा, वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्य विधानसभा और संसद के बीच में क्या फर्क है? देखिए राज्य, जब हम लोग देखे थे संघवाद में, शक्ति का दो स्तर पे को बांटा गया था। सत्ता का हस्तांतरण दो स्तर पे किया गया था, राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे। तो केंद्र में संसद हो गया, जहां लोकसभा है यहाँ भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और यहाँ राज्य विधानसभा में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो संघवाद हम देखे थे राज्य और केंद्र, तो दोनों जगह पे, दोनों की विधानसभा में और लोकसभा में डायरेक्ट चुनाव होता है। फर्क है यही कि ये केंद्र स्तर की निकाय है, वो राज्य स्तर की निकाय है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा काम राज्य सरकार के और कौन सा केंद्र सरकार के? चीन के साथ शांतिपूर्ण। अब देखिए विदेशी मामला है तो विदेशी मामला हमेशा किसके पास? जैसे केंद्र के पास जाएगा। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाली सभी स्कूलों में कक्षा 8 की, तो स्टेट का मामला है। अजमेर और मैसूर की नई रेलगाड़ी, तो किसका मामला है? तो ये केंद्र का मामला है। 1000 रुपए के नोट जारी किया जाना, ये किसका मामला है? केंद्र का मामला है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थान में भरें। क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,
विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आम तौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते। देखिए क्या लिखा है यहाँ, प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते 1 नंबर पे, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के ज़रिए अपने प्रतिनिधियों 2 नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये डॉट डॉट पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। ये विद देखिए विधायक नहीं होना चाहिए, विधायकों नहीं, ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। आज के दौर में किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को डॉट डॉट मतलब 4 नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, सार्वभौमिक मताधिकार। इसका मतलब देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। देखिए, पंचायत राज विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों? जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो चुन के गई है वो निरंकुश ना हो जाए, तानाशाही ना हो जाए। हर कुछ समय बाद आकर के उसको लोगों से फिर से शक्ति प्राप्त करना हो। अगर इस 5 साल के भीतर में अगर वो कुछ ऐसा किया है जो लोगों के हित में नहीं है, तो लोगों के पास पावर रहे कि अगली बार उसको ना लाए, किसी और को लाए। या अगर इस 5 साल में वो कुछ बेहतर काम करी है, तो लोगों को अगर लगे कि नहीं बेहतर काम किया है, तो लोग उसको फिर से चुन करके लावे। मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो निरंकुशता ना आवे, इस वजह से हर 5 साल में चुनाव के बारे में प्रावधान रखा गया है। आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं कि आप छोटे से नाटक करके विरोध प्रदर्शन करके भी, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके, जैसे कि हम देखे किसान कानून को लेकर के जेपी आंदोलन वगैरह सब हुआ था। चलिए देखते हैं। ये है, हम लोग जैसे पीछे भी देखिए, ये हमारा सांसद है, पीछे ये पुराना वाला है, ये नया वाला सांसद है, ये लोकसभा है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ये भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। क्या है? सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और सदन तो 2 ही हैं, लेकिन संसद का जैसे हम देखें 3 अंग, एक राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा कौन था? राष्ट्रपति। मतलब इसको अंग, सदन की बात करें 2 ही सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अगर संसद के अंग की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, लेकिन चुनाव अगर देखें तो चुनाव होता है 245 सदस्य का ही, जिसमें से कि 233 का चुनाव होता है, 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई काम है नहीं, उनको सिर्फ रखा जाता है स्टेपनी के रूप में। अब मान लीजिए राष्ट्रपति काम कर ही रहा है, तो इसको क्या काम दिया जाए, बेरोजगारी का फील ना हो, इस वजह से इनको बैठा दिया जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में। और इनको वेतन भत्ता और रहने के लिए घर वगैरह सब जो दिया जाता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण ही दिया जाता है। इनको राष्ट्रपति के रूप में तब से माना था जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो सारा वेतन भत्ता राष्ट्रपति वाला मिलेगा, फिर उनको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते कुछ नहीं मिलेगा। और उसमें भी एक 6 महीना के भीतर चुनाव करवा लेना, तो बेचारा 6 महीना तक ही कुर्सी का उपभोग कर सकता है। नहीं तो 6 महीना के भीतर में चुनाव करवा लेगा तो महीना 2 महीना, मतलब सिर्फ ये है क्या कि कार्यपालिका प्रमुख जो वास्तविक मतलब रियल हेड जो है, स्टेट का जो रियल हेड राष्ट्रपति, उनका पद खाली ना रहे, इस वजह से उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना की गई है। ठीक है? अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? तो देश के जो सीजीआई हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो उस पद को धारण करते हैं। एम हिदायतुल्ला पहले सीजीआई थे जो इस पद को धारण किए हुए थे। चलिए लोकसभा देखते, लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, हालांकि इसमें 543 दिया गया है। टोटल सीट जो है कई कई जगह कुछ कुछ और लिखा होता है अजीब अजीब सा, तो मतलब 550 टोटल सीट हैं, जिसमें से चुनाव जो है आज से चुनाव मुख्य रूप से 543 सीट पे होता है। इसमें 2 सीट पे जो है पहले एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत ये प्रावधान, ये जो मनोनीत करने वाला था, इसको हटा दिया गया। कौन सा संविधान के तहत? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत। अब टोटल सीट बच गया कितना? 543 प्लस 2 5 सीट जो है ना, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र हमारे पास नहीं है उसके लिए रखा गया है 5 क्षेत्र, 5 सीट रखा गया है। जो क्षेत्र हमारे पास नहीं है उसके लिए 5 सीट रखा गया है। हालांकि यहाँ चर्चा किया गया कुल 543 सीट का ही, तो 543 सीट जिस पे चुनाव होता है उसके बारे में बात किया गया है। तो इसको देखेंगे, मतलब क्या हो गया कि 550 में से 5 चला गया, जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो हमारे पास नहीं है। 543 प्लस 2 2, 550 में 5 चला गया, 545 बचा। 545 में से 2 चला गया, एंग्लो इंडियन का सीट खत्म हो गया। तो वर्तमान में कितना है? 543 टोटल सीट वर्तमान में कितना है? 543। इसका ही जो 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 सीट लेकर के आएगा इस लोकसभा में, जो 50% प्लस 1 सीट लेकर के आएगा, यानी कि लगभग 272 सीट जो लेकर के आएगा, वो सरकार बनाएगा, वो सरकार बना सकता है। चलिए, संसद की भूमिका हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।